डियर चिल्ड्रन, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह जो काल था दैट वाज द एज ऑफ सोशल चेंज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने समाज के स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक ड्रामेटिक चेंज की संभावनाएं उत्पन्न कर दी थी। बट नॉट एवरीवन इन यूरोप वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ऐसे विचारधाराओं के लोग उभर कर सामने आते हैं जिन्होंने इस सामाजिक परिवर्तन को अपने तरीके से डिफाइन कर रखा था। इनमें प्रमुख थे लिबरल्स, रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। चलिए सबसे पहले हम लिबरल्स को देखने की कोशिश करते हैं। लिबरल्स वो लोग थे जो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जिनमें सभी धर्मों को एक टॉलरेंस मिले। दे वर ऑलवेज अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स, और वो चाहते थे कि सारे इंडिविजुअल्स को उनके राइट्स भी दिए जाएं। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यू क्या करते थे कि एक ऐसी इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म किए जाएं जो सब्जेक्ट टू लॉज हों, इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी। एंड नॉट ओनली दैट, वो एक ऐसा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो विच मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। अब लिबरल्स डेमोक्रेट्स तो थे नहीं, क्योंकि उनका विश्वास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में था नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं रैडिकल्स की। रैडिकल्स हु वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे, बिल्कुल विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करे। अब जो तीसरी कैटेगरी के लोग थे उन्हें हम कंजर्वेटिव्स के नाम से जानते हैं। वो कंजर्वेटिव्स तमाम सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते थे, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू किया, शर्त के साथ कि इस चेंज में एक धीमी गति होनी चाहिए, और इतना ही नहीं, जो पास्ट प्रैक्टिसेस थे सोशल सरकमफ्रेंस के, उनका रेस्पेक्ट किया जाए। तो इस तरह से तीन विचारधाराओं के लोगों ने अपने अपने तरीके से सोशल चेंज को एक्सेप्टेंस दिया। चलिए अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज और सोशल चेंज की जो है पैरेलल प्रगति क्या थी उस जमाने में। दिस वॉज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। ये एक शुरुआत भी थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। अभी हुआ क्या कि फैक्ट्रीज में मेन, विमेन, चिल्ड्रन सभी को ले आया गया। लिबरल्स एंड रैडिकल्स जो फैक्ट्री के ओनर्स थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि ये अगर एफर्ट्स लगाया जाए कि इन सभी लोगों को फैक्ट्री में लाकर काम करने के लिए एनकरेज किया जाए, तो जो बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उनका वर्कर्स में हम विभाजन करके उनको उनके अच्छी सामाजिक स्थिति को हम मजबूत कर देंगे। सोशलिज्म यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट शुरू से थी। जो सोशलिस्ट थे वो ये नहीं चाहते थे। वो हमेशा सोचते थे कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये दिस इज़ द रूट ऑफ सोशल एविल्स। सो दे हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। कुछ ऐसा बिलीव करते थे कि कोऑपरेटिव्स हो, कुछ कहते थे कि भाई गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज कोऑपरेटिव्स। इसी बीच वो कार्ल मार्क्स and Friedrich Engels, they added that industrial society was capitalist. मार्क्स का ऐसा मानना था कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी must be free and it also should give the freedom to the workers from capitalism. इस प्रकार उन्होंने जो कल्पना की वह एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की कल्पना थी। तो कम्युनिज्म came into existence in Europe with the intervention of Karl Marx and Friedrich Engels. सपोर्ट फॉर सोशलिज्म की हम बात करें तो सोशलिस्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जिसे हम सेकेंड इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं, और उनका मुख्य मकसद यह था कि दे वांटेड टू स्प्रेड सोशलिस्ट आइडियाज। सो वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड दे बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशंस। क्यों? क्योंकि उन्हें एक बेटर लिविंग कंडीशंस की कल्पना थी। दे सेट अप फंड्स फॉर मेंबर्स इन डिस्ट्रेस, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। ये मुख्य मुद्दा थे जिस पर उनका अपना
विचारधाराएं उनकी अपनी चली आ रही थी। इस बीच हमारा रशियन रिवॉल्यूशन होता है और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हम बहुत विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। अब द रशियन रिवॉल्यूशन बेसिकली स्टार्टेड इन 1914, जब उस वक्त रशियन एम्पायर का रूलर जार निकोलस सेकेंड था। क्या कंडीशन था इकोनॉमी एंड सोसाइटी का रशिया में? मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 85% ऑफ द टोटल, वो सभी डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर पर। इंडस्ट्रीज उस वक्त सेटअप हो रही थी, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्रीज प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के हाथों में थी। वर्कर्स were divided into groups, but they did unite to strike work when they were dissatisfied. तो पीजेंट्स का कोई रिस्पेक्ट नहीं था जो वो नोबिलिटी के लिए रखते। वेरी अनलाइक द फ्रेंच पेजेंट, रशियन पेजेंट्स जो थे वो वैसे पेजेंट्स थे कम्युनिटी के जो अपने लैंड को पूल करके अपने कम्यून को डिवाइड कर दिया उन्होंने, और इस करके इकोनॉमिक एंड सोसाइटी के स्ट्रक्चर में एक परिवर्तन देखने को मिलता है 1914 में। उस वक्त जो सोशलिज्म था रशिया में, ऑल पार्टीज, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, दे वर ऑल इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। सो द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, इसकी फॉर्मेशन 1898 में की गई थी। दिस पार्टी स्ट्रगल टू गिव पेजेंट्स देयर राइट्स ओवर द लैंड दैट बिलोंग टू नोबल्स। अब जब लैंड डिवाइड कर दिया गया पेजेंट्स के बीच में पीरियोडिकली, तो नेचुरली वो सभी लोग सोशलिस्ट बन गए। एंड देन इट वाज फेल्ट दैट पेजेंट्स एंड नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन सोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। लेकिन इसी बीच लेनिन आते हैं, हु डिड नॉट अग्री विद दिस, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा कि ये पेजेंट्स वर नॉट वन सोशल ग्रुप। सो द पार्टी वाज डिवाइडेड इनटू two formations. One was their Bolsheviks and another was Mensheviks. अब आइए देखते हैं 1905 में, 1905 में रशिया में क्या हुआ। रशिया एक ऑटोक्रेसी थी और जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। तो लिबरल्स जो विचारधारा के लोग थे, दे वांटेड टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड हेंस दे वर्क टुवर्ड्स डिमांडिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लडी संडे के नाम से रशियन हिस्ट्री में टर्म आता है। अब ब्लडी संडे क्या है, इसे समझने की हम कोशिश करें। जो प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स थे वो इतना तीव्र गति से ऊपर उठकर आया बाय 1904 दैट द रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। इस काल में 4 members of Putylev Iron Works were dismissed. Action was called for. Over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in working hours and increase in wages. The procession was led by Father Gapon. ये जो procession था, it was attacked by the police and Cossacks. Almost 100 workers मारे गए। स्ट्राइक हुआ, रिएक्शन हुआ, पीपल डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जार ने एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जिसे हम डूमा के नाम से जानते हैं, उसकी परमिशन दी। जार ने पहले डूमा को 75 दिनों के अंदर ही डिसमिस कर दिया और फिर दूसरे डूमा के इलेक्शन की डिक्लेरेशन कर दी। इसी दरमियान यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर साइमल्टेनियसली चल रहा था और उस वक्त रशियन एम्पायर की क्या कंडीशन थी, अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर, बट लेटर द सपोर्ट ग्रीव थिन। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई। रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। उस वक्त 7 मिलियन कैजुअलिटीज हुए और 3 मिलियन रिफ्यूजीज रशिया के उभर कर सामने आए। इस वॉर से इंडस्ट्री को बहुत बड़ी क्षति हुई। लेबर की शॉर्टेज हो गई, रेलवे लाइंस शट डाउन कर दिए गए, छोटे छोटे वर्कशॉप्स बंद हो गए, एंड देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ग्रेन। इसलिए लोगों को रोटी के लाले पड़ गए। अब आगे चलते हैं हम
तो फरवरी की रिवॉल्यूशन को देखने की कोशिश करें जो पेट्रोग्राड में होती है। अब ये इवेंट की एक क्रोनोलॉजी है, इसे अगर आप समझ लेंगे तो फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड बहुत ही क्लैरिटी से आपके मस्तिष्क में चला जाएगा। इन द विंटर ऑफ 1917 पेट्रोग्राड वॉज ग्रिम। फूड की शॉर्टेज हो गई थी वर्कर्स के क्वार्टर्स में। 22 फरवरी को एक लॉकआउट हुआ फैक्ट्री में। वर्कर्स जो थे वो 50 और अदर फैक्ट्रीज के साथ उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। विमेन पार्टिसिपेट किए इस स्ट्राइक में और इसको हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से जानते हैं, 22 of February. The government imposed a curfew as the quarters of the fashionable area and official buildings were surrounded by workers. 24th और 25th of February गवर्नमेंट कॉल्ड आउट करती है कैवलरी को, पुलिस को कि भाई इन पर आंखें रखो। और 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा और पॉलिटिशियंस को सस्पेंड कर दिया जिन्होंने इस मेजर के अगेंस्ट बात की थी। पीपल वेर आउट विथ फोर्स वंस अगैन। फिर 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। कैवलरी अगेन वॉज कॉल्ड आउट। हाउएवर इट रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेशंस, कि अब कैवलरी के लोगों को कहा गया कि आप फायर करें इस पर, डेमोन्स्ट्रेटर्स पर। उन्होंने इनकार कर दिया। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट और अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनीड, voting to join the striking workers gathered to form a Soviet or council. इसको हम पेट्रोग्राड सोवियत के नाम से जानते हैं। एक डेलीगेशन गया जार से मिलने के लिए। मिलिट्री कमांडर्स ने एडवाइस किया कि भाई आप एब्डिकेट करें इसको। जार एब्डिकेटेड ऑन 2nd of March. A provincial government was formed by the Soviet and Duma leaders to run the country. जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो सभी पार्लियामेंटेरियंस थे, वर्कर्स थे, विमेन वर्कर्स थे, सोल्जर्स थे, मिलिट्री कमांडर्स थे। तो इस 22 फरवरी के इस रिवॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, हम इसे अब समझने की कोशिश करें तो रेस्ट्रिक्शंस पब्लिक मीटिंग्स पे लाद दी गई, एसोसिएशंस ख़त्म कर दिए गए। सोवियट्स वर सेट अप एवरीवेयर इन इंडिविजुअल एरियाज। फैक्ट्री कमिटीज़ वेर फॉर्म्ड which began questioning the way industrialists ran their factories. सोल्जर्स की कमिटीज़ को फॉर्म कर दिया गया आर्मी में। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि उसकी पावर डिक्लाइन हो रही है और बोल्शेविक इन्फ्लुएंस बढ़ गया, तो उसने डिसाइड किया कि एक स्टर्न मेजर लिया जाए, इस स्प्रेडिंग डिसकंटेंट को दूर किया जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने रेसिस्ट किया वर्कर के सारे अटेम्प्ट्स को जो फैक्ट्रीज़ को चला रहे थे और उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। Peasants and the socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. Land committees were formed और peasants seized land between July and September 1917. फिर अक्टूबर आता है। इस रशियन रिवॉल्यूशन के कई फेजेस हैं और सभी फेजेस में जो इवेंचुअली इवेंट्स हुए वो सभी रशियन रिवॉल्यूशन को मिला करके एक इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन के नाम से हिस्ट्री में स्थापित करता है। अब हम देखेंगे कि अक्टूबर में क्या होता है। अक्टूबर की रिवॉल्यूशन में 1917 16 अक्टूबर को व्लादिमीर इलिच लेनिन ने परसुएट किया पेट्रोग्राड सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी को कि भाई वो आप अग्री कर लें टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। A military revolutionary committee was appointed by the Soviet to organize the seizure. But on 24th of October, uprising began. Prime Minister Kerensky left the city to summon the troops. Military men loyal to the government seized the buildings of 2 Bolshevik newspapers. Pro-government troops जो थे उन्हें बाहर भेज दिया गया to take over the telephone and telegraph offices and protect the Winter Palace. इन रिस्पॉन्स मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने ऑर्डर किया कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज कर लो और सारे मिनिस्टर को अरेस्ट कर लो। द ऑरोरा शिप शेल्ड द विंटर पैलेस। अदर शिप्स टुक ओवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। By the night, the entire city had been taken over by the ministers and all the ministers had to surrender. All Russian Congress of Soviets in Petrograd approved the Bolshevik action. Heavy fighting हुई मॉस्को में
बाय दिसंबर द बोल्शेविक्स जो हैं उन्होंने मॉस्को को कंट्रोल कर लिया, पेट्रोग्राड एरिया को कंट्रोल कर लिया। इस प्रकार जो पीपल इन्वॉल्व हुए थे उनमें से इम्पॉर्टेंट लोगों का नाम हिस्ट्री में अंकित है। लेनिन थे, द बोल्शेविक्स थे और ट्रूप्स थे, प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड peasants वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। ये जो एरिस्टोटिक टाइटल्स थे उस पर कंप्लीट बैन कर दिया गया। न्यू यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन किए गए आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए। रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन गया। ट्रेड यूनियंस को पार्टी कंट्रोल के अंदर ले आया गया। एक प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। दिस लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया और एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ। इस प्रकार इसका एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर रिवॉल्यूशन ख़त्म नहीं होती है। एक सिविल वॉर ब्रेक कर जाती है। जब बोल्शेविक ने ऑर्डर किया लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का, द रशियन आर्मी बिगैन टू ब्रेक अप। Non-Bolshevik socialist liberals and supporters of autocracy, they started condemning the Bolshevik uprising. फिर उन्होंने फॉर्म किया अपना एक ट्रूप जिनको हम लोग ग्रीन्स के नाम से जानते हैं इतिहास में, एंड दे वुड फाइट अगेंस्ट Bolshevik who were having the color red. तो द प्रो जार वाइट्स जो थे उन्होंने कंट्रोल किया मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर को। इस तरह से एक सिविल वॉर ब्रेकआउट होता है एंड दे ऑल वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। ऑल दीज फॉट ए वॉर विद द बोल्शेविक्स। इस तरह से एक सिविल वॉर के तुरंत बाद एक सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण होता है। द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर। A process of centralized planning was introduced. अब क्या हुआ? Rapid construction and industrialization started. An extended schooling system developed. और तब यहाँ पर स्टालिन और कलेक्टिव फार्मिंग शुरू हुई है। स्टालिन का एक बिलीव था कि जो रिच पीजेंट्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो सप्लाईज को स्टॉक करके रखते हैं टू क्रिएट द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स। इसलिए कलेक्टिवाइजेशन was the need of the hour. इस सिस्टम के तहत उन्होंने क्या किया? They tried to help to modernize farms. Those farmers who resisted collectivization, they were punished, deported or exiled. अब ये रशियन रिवॉल्यूशन का एक बड़ा सा इम्पैक्ट ग्लोबल इन्फ्लुएंस के तौर पर आता है। बाई द 1950s हम देखते हैं इट वॉज रिकग्नाइज इन द कंट्री and outside that everything was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. हालांकि उसकी इंडस्ट्रीज, उसका एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप हुआ था और जो गरीब लोग थे उन्हें अच्छा खाना मिलने लग गया था। एक एसेंशियल फ्रीडम मिल गई थी उनके सिटीजन्स को जो पहले डिनाई कर दिया गया था। बट it was recognized that social ideals still enjoyed respect among the Russians. But in each country, the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि Russian Revolution has played a vital role in bringing the reforms in society of the Europe and had its global influence to a large extent.